of same amplitude. Two waves of same amplitude. Of same amplitude interfere or superimpose, then what is the intensity and amplitude of the resulting wave at the center? यंग्स डबल स्लिट में क्या होता है? दो स्लिट्स होती हैं, उनके सामने एक रेक्टेंगुलर स्लिट होती है, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल डी। यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट होता है, वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है, एंड देयर इज अ स्क्रीन ओवर हियर। सो द पॉइंट जस्ट opposite is basically bright point. It is a point of maxima. In Young's double experiment, YDAC, the central fringe is bright. At the center, we have a bright fringe or bright band. So the question आता है कि if two, अगर दोनों की स्लिट की विड्थ सेम होगी तो उनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो जाएगा, एंड सेम सोर्स से हम इनको, यहाँ से लाइट जा रही है, दिस वुड बिहेव एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, योर हाइगेंस प्रिंसिपल। लाइट दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। S1 S2 विल बी कोहेरेंट सोर्सेस। मैंने बताया कोहेरेंट सोर्सेस कंडीशन क्या होती है। टू इंडिपेंडेंट बल्ब्स कैन नेवर बी कोहेरेंट। वो भी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाई टू इंडिपेंडेंट बल्ब्स कैन नॉट बी कोहेरेंट। बिकॉज कोहेरेंट की कंडीशन ये होती है दैट फ्रीक्वेंसी भी द सेम, तो हम दो बल्ब सेम वेवलेंथ के ले सकते हैं। सोडियम लैम्प स्टिल the phase difference, the second important condition is phase difference should be zero or remain constant over a period of time. ये इसकी condition है. The second condition is that phase difference should be zero or should remain constant over a period of time. तभी जाके these two waves or the sources would be said to be coherent. तभी ये coherent होंगे. एंड द थर्ड कंडीशन वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, बट अगर थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है तो वो है एम्पलीट्यूड मस्ट बी द सेम. These three conditions are for coherent sources. If two sources are coherent, then these three conditions must be satisfied. And coherent sources case में ही ये satisfy होगा, because as you know, intensity is directly proportional to square of the amplitude. तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा k kb स्क्वायर 2 kab cos phi. तो दिस वुड बी रिजल्टिंग इंटेंसिटी, स्लिट वन का इंटेंसिटी, स्लिट टू का इंटेंसिटी, इसको अंडर रूट में ले लो, I1 I2 cos phi. So this is the result in terms of intensity. इंटेंसिटी के टर्म में ये आता है रिजल्ट, एम्पलीट्यूड में ऊपर वाला आता है. तो क्वेश्चन ये आएगा कि भाई दैट प्रूव दैट इंटेंसिटी, अगर दोनों स्लिट S1 S2 का लाइट की इंटेंसिटी सेम है या एम्पलीट्यूड सेम है, देन फाइंड द इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड एट द सेंट्रल फ्रिंज. करना जरा, इस फॉर्मूले में I1 I2 को सेम ले लो और फिर बताओ, I1 I2 दोनों को I डैश ले लो, टेल मी व्हाट इज द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल फ्रिंज.
कर लो। टेक I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू आई डैश, एंड फाइव को जीरो ले लो। देखो क्या आंसर आ रहा है। क्या आज बाकी लोग क्लास क्यों नहीं कर रहे? तुम लोगों का एग्जाम खत्म नहीं हुआ अभी, शनाया? हो गया खत्म। अच्छा। आरव कैसा हुआ एग्जाम? सर अच्छा था, आई थिंक अच्छा ही होना चाहिए। लास्ट मोमेंट में न्यूक्लियर क्वेश्चन हो गए थे फिर? सर उन्होंने जो न्यूक्लियस से मतलब फार्मूला वाला कुछ दिया ही नहीं। अच्छा अच्छा। अ, सिर्फ मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन के रिगार्डिंग ही आया था। न्यूक्लियर फोर्स का कुछ आया था? नहीं 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 सर। अच्छा अच्छा। ओके। इस बार आई थिंक सिलेबस से उन्होंने काट दिया था। किसी को क्लियर नहीं था तो कर लिया। ओके। क्या आएगा इसका आंसर? दोनों स्लिट्स सेम विड्थ की हैं तो मतलब सेम इंटेंसिटी हो जाएगी, और इस फॉर्मूले में फाइव को जीरो डाल दो। So the central fringe would have intensity I dash plus I dash plus 2 under root I dash into I dash and cos 0 1 होता है. So intensity at the central fringe will be 4 I dash. ये result prove करने के लिए आता है that if two sources of light which are coherent have intensity I dash, show that the intensity of the central fringe would be 4 times. तो ये solve हो गया. Then I told you how to convert phase difference to path difference. If delta phi is the phase difference, delta phi divided by 2 pi is equal to delta lambda by delta x by lambda. So using this, we can convert path difference into phase difference and phase difference into path difference किसी भी question को solve करने के लिए. दूसरी बात, if the sources are incoherent, then for incoherent sources हम क्या करते हैं? इंटेंसिटी सिंपली ऐड हो जाती है, उसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट नहीं होगा. So if you have two incoherent sources, then intensities would be simply added up. I1 is equal to I1 plus I2 हो जाएगा. Coherent sources में resultant intensity would be I1 plus I2 plus 2 I1 I2 root cos phi होता है. अब वेव ऑप्टिक्स के कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड.
क्वेश्चन 44 करो असाइनमेंट का। क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 एंड 52। अनन्या, मार्क्स मिल गए? No, sir. हम्म। No, sir. चलो क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन 44 एंड 52 ऑफ द असाइनमेंट। सर इंटेंसिटी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है? इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ किस में यूज हो रहा है ये? आई थिंक क्वेश्चन आया था सर। अच्छा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो एच सी बाय लैम्डा अगर यूज करोगे तो हाँ एनर्जी, हाँ, है वही ना? की। हम्म। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड था क्वेश्चन? आई थिंक याद नहीं सर, पर आई थिंक ऐसा था कि अगर रेड लाइट और वायलेट लाइट है हम्म। तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा अच्छा। वो YDSC का एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ हाँ। ओके। फ्रिंज विड्थ पे पूछा होगा मेरे ख्याल से। हाँ जी सर, आई थिंक फ्रिंज व्यक्ति था। हम्म। जो क्वेश्चन पेपर भेजा है, ग्रुप पर भेजा है। अभी करता हूँ, वो एक बार वाईडीएससी करेंगे ना, मैंने देख लिया वो क्वेश्चन, करते हैं। पहले कर लो। फोर्टी फोर में तुम्हें दिया हुआ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट विद पाथ डिफरेंस लैम्डा इज के यूनिट्स, फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन where the path difference is lambda by 3। तो दोनों को पहले फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर लो कि लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना होगा, और वो इंटेंसिटी तुम्हें दे रखी है, फॉर्मूला यूज कर लो। और जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 होगा तो फेज डिफरेंस कितना होगा, एंड यू कैन फाइंड द इंटेंसिटी। एंड दोनों स्लिट की इंटेंसिटी को तुम सेम ले लेना, आई डैश, नथिंग एल्स बीन गिवन टू अस। So assume that both the both the slits are of same intensity. Do it. Convert path difference into phase difference and then use the formula.
हो गया? शनाय क्या आंसर आ रहा है? हम लोग शायद बैठ गए. See, when the path difference is lambda, तो corresponding phase difference निकालो, कितना आएगा वहां से? 2 पाई. 2 पाई हो गया. तो 5 पता लग गया हमें. 5 = 2 पाई. तो इंटेंसिटी with the path difference is lambda और phase difference 2 पाई would be I = I dash. I1 I2 को दोनों को I dash ले लो, because we are assuming that both the slits are the same width. Intensity is proportional to width and proportional to amplitude square. याद कर लेना. W is the width of the slit. And into cos phi, phi 2 पाई हो गया. cos 2 पाई होता है 1. तो 2I dash plus 2I dash इक्वल टू 4I dash, जो कि k दे रखा है हमें. देखो जरा क्वेश्चन को पढ़ो एक बार ढंग से. जब पाथ डिफरेंस 2 पाई है, then in that situation intensity of light is k. अब इसका सेकंड पार्ट क्या होगा? सेकंड पार्ट में द पाथ डिफरेंस इज λ/3. पाथ डिफरेंस λ/3, इसको फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? डेल्टा एक्स दे रखा है λ/3. सो डेल्टा 5/2 पाई इज इक्वल टू λ3/λ. λ कट गया. सो डेल्टा 5 आ गया 2 पाई/3. सो द फेज डिफरेंस इज 2 पाई/3. वापस सॉल्व करो, टेल मी क्या आंसर आ रहा है. और 5 को 2 पाई/3 लेके सब्स्टिट्यूट करो. सेम फॉर्मूला वापस यूज आएगा. I is equal to I dash plus I dash plus 2 under root I dash into I dash cos 2 पाई/3. cos 2 पाई/3 कितना होता है? cos pi/3. -1/2. cos 120 is minus half. सेकेंड क्वाड्रेंट. 2 से 2 कट जाएगा. I would be I dash. और I dash कितना था? 4I dash था k. तो I dash कितना हो गया? k/4. That means intensity of light now has become k/4. देख लो, लिख लो इसको. तो जब पाथ डिफरेंस 2 पाई λ/3 हो गया, तो इंटेंसिटी हैज बिकम 1/4. Intensity of light has become 1/4. नेक्स्ट क्वेश्चन 52 करो अब.
आराध्य 52 पढ़ना क्या है क्वेश्चन? Find the ratio of intensities of 2 points P and Q on a screen in young double slit experiment. When wave from sources S1 and S2 have phase difference pi by 3 and pi by 2 respectively. हाँ, तो वापस सेम फॉर्मूला यूज आएगा एक बार। यहाँ तो फेज डिफरेंस में ऑलरेडी दे रखा है। दोनों फेज डिफरेंस को यूज करके फाइंड द रेशियो कर लो। दिस टाइम यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इनटू फेज डिफरेंस बिकॉज ऑलरेडी हमें फेज डिफरेंस दे रखा है। सेम फॉर्मूला विल बी यूज्ड। आंसर करो। दोनों से इंटेंसिटी निकाल के डिवाइड कर लो। अनन्या कर लिया? सर नहीं कर रही हूँ अभी। करो, जल्दी 52। करो। यस सर। ये इम्प्रूव करने का आखिरी मौका है बोर्ड के पहले। फिर नया आंसर बताओ। मेरा 1:2 आ रहा है। अच्छा, एक बार 2 पाई है, दूसरा कितना है? पाई नहीं, पाई/3। एक π/2 है, π/3 है। अच्छा, तो पाई/3 तुमने अभी किया ही है, सेम यूज हो जाएगा ना। क्वेश्चन 52 में when the phase अच्छा, वो 2 पाई/3 था। पाई/3 दिया हुआ है ना? है ना? यस। करना पड़ेगा फिर तो पहला वाला फेज डिफरेंस पाई/3 है, तो आई इज इक्वल टू आई डैश प्लस आई डैश प्लस 2 अंडर रूट आई डैश आई डैश कॉस पाई/3। कॉस 60 होता 1/2। तो ये कितना आ रहा है? 3 आई डैश आ रहा है। तो क्या किया तुमने? when the phase difference is pi/3, intensity at the on the screen is coming out to be 3 i dash। फिर सेकंड केस में फाई कितना दे रखा है? पाई/2। यस। तो ये आई डैश प्लस आई डैश प्लस 2 आई डैश एंड कॉस पाई/2 है। कॉस पाई/2 होता है 0, तो 2 i डैश हो गया। 1/2 कैसे आएगा? 3:2. हम्म so the ratio of intensity is, इसको लेते हैं I1, इसको लेते हैं I2। I1/I2 is 3:2। ये इसका आंसर है।
ठीक है, 57 देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन 57 ऑफ द असाइनमेंट। क्या करें, लोग क्लास में नहीं आते आजकल? लगता है रिवीजन बेकार है, जरूरत नहीं, सारा पढ़ लिया है अब। सर 3:5 होगा क्या? किस वाले में? 57। एक मिनट। फाइंड द रेशियो इंटेंसिटीज व्हेन द टू लाइट वेव्स इंटेंसिटी आई एंड 4 आई। इस बार दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है, आई एंड 4 आई दे रखी है। Where the phase difference is pi/3 to the when okay, कोहेरेंट इनकोहेरेंट देख दिया हुआ है ना इस बार तो। एक बार कोहेरेंट ले लेते हैं। कोहेरेंट में क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा I = I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi। क्या क्या गिवन है वो लिखो पहले। I1 है I, I2 इज 4I एंड phi इज कितना है, 5 pi/3। यस सर। So coherent way we can apply this formula. So I is I1 is I2 is 4I, and this is under root 2I into 4I into cos pi/3, which is cos 60। cos 60 हो जाएगा 1/2। तो कितना आ रहा है ये, I प्लस 4I प्लस 2I। इसको I1 ले लो या तो IR ले लो, रिजल्टेंट है ना। तो I रिजल्टेंट कितना हो गया, I रिजल्टेंट आ गया 7I आ रहा है। यस सर, मैंने माइनस कर दिया था वो cos pi/3। हम्म, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 7I। लेकिन जब सोर्सेज ऑफ लाइट इनकोहेरेंट होंगे तो मैंने बताया था इंटेंसिटी सिंपली ऐड हो जाती है इनकोहेरेंट सोर्सेज में। सो इन केस ऑफ इनकोहेरेंट it would be I plus 4I, so intensity will become 5I। so अब दोनों का रेशियो निकलो कितना आ रहा है, I coherent by I incoherent is 7:5। कोहेरेंट में हमेशा फॉर्मूला यूज होगा, इनकोहेरेंट में सिंपली ऐड हो जाती है इंटेंसिटी। जैसे कि दो बल्ब तुमने ऑन किए तो रूम में देयर बी मोर लाइट बिकॉज there is no interference taking place in incoherent sources. So similarly, two independent bulbs or two independent sources cannot be coherent because they will not satisfy the condition of phase difference। अगर तुम frequency सेम भी कर दोगे तब भी phase difference की condition satisfy नहीं होगी in the case of incoherent sources, because emission of light is a spontaneous process in which electron jumps to higher orbit, then while jumping from higher to lower orbit they emit
different frequencies of light. So this process is spontaneous, which cannot be controlled. That is why two bulbs cannot be coherent. तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, you can answer like that. That two independent bulbs cannot be coherent because process of producing light by a source of light is a spontaneous process in which electron from excited state jumps to ground state or lower state, thereby producing some source of light which is not under our control. So phase difference will remain inconsistent. Phase difference will keep changing with time. इसलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते. तो अब क्या होता है, कोहेरेंट सोर्सेस को प्रोड्यूस करने का तरीका होता है यंग्स डबल स्लिट, लॉयड्स मिरर एंड फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म. वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं, याद कर लो फिर भाई, वाइवा में दे माइट आस्क किया. यंग्स डबल स्लिट से करते हैं कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से करते हैं, एक ही सोर्स को ब्रेक करते हैं बेसिकली, या लॉयड्स मिरर को यूज करते हैं. लॉयड्स, पता नहीं क्या स्पेलिंग होगा, लॉयड्स कैपिटल एल होगा, लॉयड्स मिरर. दिस इज ऑल्सो नॉट इन योर कोर्स, मतलब इसका डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स हैं. तो देयर इज सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमैटिक, one frequency, one wavelength. Then there are two rectangular slits in front of the source. एक single slit लेते हैं पहले. This is single slit. Basically होता है कि एक large cardboard होता है और उस cardboard में एक slit कट कर देते हैं, opening कट कर देते हैं, and that is behaving as a source of light. So this is a single slit, and then you have two slits in front of this. दोनों slit से जो waves निकलेंगी, those will be coherent, and the separation between them is small d. And at a large distance, you have a screen where you can view the double slit experiment का pattern. This is center line. This is center point on the screen. D is very large compared to small d. Capital D is the distance between the screen and the double slit. Small d is the distance between the two slits. तो होता ये है, जब waves जो कि coherent source of light से चल रही हैं, they travel and interfere or superimpose at point P. Point P का distance मान लो है yn. Yn is a distance of nth band of fringe from center. Distance of nth fringe or band from center. सारी डिस्टेंस सेंटर से मेजर होती हैं. तो अब जो वेव S1 से ट्रैवल कर रही है वो तो कम ट्रैवल कर रही है, जो वेव S2 से ट्रैवल कर रही है उसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना. तो एज ए रिजल्ट जब दोनों वेव सुपर इम्पोज होती हैं आपस में, तो कुछ पाथ डिफरेंस आ जाता है, एंड दैट पाथ डिफरेंस इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय S2 ज़्यादा है, S1 वाली कम है, ये पाथ डिफरेंस हो जाता है. तो ये पार्ट डिफरेंस आता है, दैट विल डिसाइड कि P पॉइंट क्या होगा. P पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, मैक्सिमा होगा,
या पी पे डार्क फ्रिंज बनेगी, मिनिमा होगा, वो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है. बिकॉज whenever path difference is multiple of n lambda, it is constructive interference. An odd multiple of lambda by 2 is destructive interference, है ना. ये कंडीशन भी तुम्हें याद करनी है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी विल एड अप, बढ़ जाएगी. जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है. कंडीशन क्या होती है कंस्ट्रक्टिव की? पाथ डिफरेंस is always integral multiple of lambda. That is 0, 1, 2, 3 s. n की वैल्यू हो गई. तो अगर पार्ट डिफरेंस 0 है या लैम्डा है या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? पार्ट डिफरेंस हैज टू बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. 2n-1 भी ले सकते हो, 2n+1 भी ले सकते हो. 2n-1 लोगे तो n को 1 से शुरू करना है, 2n+1 लोगे तो n को 0 से शुरू कर सकते हैं. ठीक है. दिस इज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो कंस्ट्रक्टिव में पार्ट डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 0, 3 लैम्डा एंड सो ऑन. डिस्ट्रक्टिव में लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है. लिख लेना इसको. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब एम्पलीट्यूड एड अप हो जाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. मतलब इन केस ऑफ लाइट ब्राइटनेस विल इंक्रीज. इसको मैक्सिमम ही बोलते हैं. और फेज डिफरेंस में क्या होगा? In terms of phase difference should be even multiple of pi or integral multiple of 2 pi. मतलब 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi कंस्ट्रक्टिव में. एंड डिस्ट्रक्टिव में it should be odd multiple of pi. That is pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, and so on. So this is for destructive interference. Destructive interference में ये होता है. ये रिजल्ट अलग से एज इट इज भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसमें एमसीक्यू भी आ सकते हैं. तो अगर P ब्राइट है, इफ P पॉइंट इज ब्राइट, मतलब वहां पे क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. P इज ब्राइट फ्रिंज और ब्राइट बैंड. तो जो डिस्टेंस आती है nth ब्राइट बैंड की, YNB क्या है? nth ब्राइट बैंड. डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंटर, लिख लो ये. Distance of nth bright band from center is always n lambda d by small d. Distance of nth bright band from center is n lambda d by d. n को 5 डालोगे तो फिफ्थ ब्राइट बैंड की डिस्टेंस आ जाएगी. n को 2 डालोगे तो सेकंड ब्राइट बैंड की डिस्टेंस आएगी. सेंट्रल बैंड हमेशा ब्राइट होता है, उसके फिर ऑल्टरनेटली डार्क ब्राइट बैंड चलता है. अगर इसका एंगुलर डिस्टेंस निकालनी है तुम्हें, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द nth ब्राइट बैंड, एंगुलर डिस्टेंस होगा रेडियन में. So angular distance of nth bright band would be n YNB divided by capital D. थीटा आ जाएगा इससे. So this would be n lambda by D. ये भी आ सकता है. Angular distance of nth bright band is Y
एन, एन तो सबस्क्रिप्ट है, एन लैम्डा बाय स्मॉल डी, दिस वुड मीन रेडियन। और अगर तुम दो कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड, सपोज n प्लस वन ब्राइट ले लिया मैंने और nth ले लिया, तो फ्रिंज विड्थ हो दिस जाएगा। कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड विल बी दिस। अब वाई एन बी का फॉर्मूला था n लैम्डा डी बाई डी, तो ये हो जाएगा n प्लस वन लैम्डा डी बाई डी, ये हो जाएगा n लैम्डा डी बाई डी। सिंप्लीफाई करोगे लैम्डा डी बाई डी आ गया, ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है। तुम्हारा बिग क्वेश्चन आया था प्री बोर्ड में, वो इसी पे बेस्ड था, फ्रिंज विड्थ। और यहां से हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी निकाल सकते हैं, थीटा बीटा होगा बीटा बाय कैपिटल डी लैम्डा बाय डी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ विल बी इन रेडियन। एंगुलर के लिए सिर्फ कैपिटल डी से डिवाइड कर दो, एंगल का टर्म में आंसर आता है। थीटा बीटा इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि सपोज देयर इज अ YDSC एक्सपेरिमेंटल सेटअप and the entire apparatus is submerged in some liquid of refractive index mu, what happens to the fringe width? तो अगर हम लाइट को डेंसर मीडियम में ले जाएं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उसका वेवलेंथ रिड्यूस हो जाता है बाय फैक्टर ऑफ म्यू। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा? फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगा, बीटा डैश वुड बी लैम्डा डैश डी बाय डी, और बीटा डैश वुड बी बीटा बाय म्यू। फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ म्यू, लिख लेना। The new fringe width would be beta old fringe width by mu. गर्म करके देना। तो दिस इज स्टोरी फॉर ब्राइट बैंड। लेकिन ये भी हो सकता है कि when the two waves are reaching at point P, they will interfere destructively. तो अगर waves are reaching at P, बट उनके बीच का पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, ठीक है, या फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो उस सिचुएशन में वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा एंड P वुड बी डार्क, डार्क बैंड और डार्क फ्रिंज। तो उस केस में डिस्टेंस ऑफ nth डार्क एंड डी फॉर डार्क वुड बी 2n-1 लैम्डा डी बाई डी। मैं अगर प्लस वन लूंगा तो आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है, प्लस वन ले लेते हैं, तो n की वैल्यू जीरो से शुरू करेंगे। अगर 2n-1 लोगे वो भी ऑड होता है, तो फिर वो वैसे हो जाएगा, n को 1 से शुरू करोगे फिर। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रॉम सेंटर, लिख लो, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रॉम सेंटर इज कॉल्ड। अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी आ सकती है कि भाई फिफ्थ डार्क का एंगुलर डिस्टेंस बताओ, सो एन डी, nth डार्क will be 2n+1 lambda by d. This is the angular distance of nth dark band from the center. ये linear distance है।
और अगर दो कंसेक्यूटिव के बीच डिस्टेंस निकालोगे, दो कंसेक्यूटिव डार्क, n+1, जहां भी n आ रहा है वहां पे n+1 सब्स्टिट्यूट करना जरा। n की जगह n+1 डालो तो क्या आएगा? 2n+3 लैम्डा d/d। तो अब दोनों का डिफरेंस निकालो, दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का डिस्टेंस। देखो क्या आ रहा है। तो दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का डिस्टेंस ये आ जाएगा। एंड यू सी ओह, ये 2 आना चाहिए था ना इस यहाँ पे। आई मिस्ड आउट 2। 2 आएगा, चेंज कर लेना इसको, बिकॉज पाथ डिफरेंसेस ऑड मल्टीपल λ/2 होता है ना, तो 2 नीचे आएगा ये। सो दिस अगेन कम्स आउट टू बी लैम्डा d/d। मतलब दो कंसेक्यूटिव ब्राइट और दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का डिस्टेंस सेम आता है। ये इंटरफेरेंस पैटर्न की खासियत होती है कि all bright bands are of equal width, all dark also of the same width as the bright. तो यंग्स डबल स्लिट में दो इंडिपेंडेंट स्लिट्स तो नहीं है, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम स्लिट बट दे आर कोहेरेंट एंड all the fringes are of the same width। और फ्रिंजेस के बीच की अगर शार्पनेस में क्लैरिटी बढ़ानी है तो उसके लिए ये होगा कि दोनों सोर्स जो होते हैं S1 S2 कोहेरेंट, उनकी विड्थ सेम होनी चाहिए, उनकी इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तो क्या होगा? शार्पनेस विल बी मोर एट द इंटरफेरेंस पैटर्न। उससे ये फायदा होता है। लिख लिया ये। अब जहां पे ब्राइट फ्रिंज होगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? देखो, जहां पे ब्राइट फ्रिंज होगी उसकी इंटेंसिटी I' ले लेता हूं मैं, इनको मैं आई आई ले लेता हूँ, दोनों की सेम ले लेते हैं। एंड फेज डिफरेंस मैंने ले लिया 0। तो I' इज, बट इफ आई टेक I1 I2 तो इक्वल नहीं लेते, I1 I2 ले लो, जनरलाइज कर देते हैं। तो 2√I1 I2 cos 0, or you can say √I1 plus √I2 whole square। मतलब this would be the maximum intensity on the screen, Imax। जब फेज डिफरेंस 0 होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इन केस ऑफ डार्क, I मिनिमम इंटेंसिटी कम होगी when the phase difference is odd multiple of pi। cos pi ले लेता हूँ, cos pi कितना होता है? -1। तो मिनिमम इंटेंसिटी वुड बी √I1 minus √I2 होल स्क्वायर। तो स्क्रीन पे हम बात करें, स्क्रीन पे ऑन द स्क्रीन मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो देख लो क्या आ रहा है। I max ये काम आएगा, I max I minimum on the screen will be always √I1 plus √I2। I1 I2 क्या है? दो इंडिविजुअल सोर्सेस के बीच की इंटेंसिटी है, ठीक है। तो दो कोहेरेंट सोर्सेज इंटरफियर कर रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी है ये। तो ये I max टू I minimum का फॉर्मूला है। इसको तुम एम्पलीट्यूड के टर्म में भी लिख सकते हो। I1 है KA², I2 है KB²। तो another formula would be A plus B in terms of amplitude over A minus B whole square। So when two sources of light having intensities I1 I2, amplitude A1 A and B interfere
on the screen, I max to I minimum would be this. ठीक है। अब स्क्रीन पे तुम्हें पैटर्न किस तरह से नजर आता है? स्क्रीन पे अगर ये सेंटर है बिल्कुल स्क्रीन का ओ, तो सेंट्रल फ्रिंज विल बी ब्राइट, it would be bright. The next would be dark fringe. This would be dark, then bright, then dark, and like that. सारे डिस्टेंसेस मेजर होती हैं सेंटर से। इसी ये डिस्टेंस कौन सी हो गई? फर्स्ट डार्क फ्रॉम द सेंटर। ये डिस्टेंस कौन सी हो गई? ये होगी डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रॉम द सेंटर। ये डिस्टेंस कौन सी हो गई? डिस्टेंस सेकंड ब्राइट फ्रॉम द सेंटर। ये डिस्टेंस कौन सी हो गई? डिस्टेंस ऑफ सेकंड डार्क फ्रॉम द सेंटर। तो दो कंसेक्यूटिव डार्क और दो कंसेक्यूटिव ब्राइट में डिस्टेंस हमेशा सेम होती है, एंड दैट इज इक्वल टू बीटा। अभी जो इसने पेपर भेजा है, शनाया का प्री बोर्ड पेपर है ये। क्वेश्चन 13 देखो इसका। रीड क्वेश्चन 13 एंड आंसर। सर फर्स्ट और थर्ड तो इनकरेक्ट ही है। हम्म सिर्फ सेकंड वाला करेक्ट होगा ना, फर्स्ट और थर्ड वाला इनकरेक्ट है। देखो, youngsters experiment is performed by a student. The examiner gives the following instruction to the student. State whether the response to the student in the each case are correct or incorrect. Examiner: the fringes on the screen are too crowded. Increase the distance between the fringes. तो बीटा बढ़ाना है तुम्हें, ठीक है? तो बीटा कैसे बढ़ाओगे? बीटा का फॉर्मूला तुम्हारे पास ऑलरेडी है।
बीटा इंक्रीज करने के लिए हमें, बीटा इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, है ना? तो इफ यू वांट टू इंक्रीज बीटा, बीटा इज लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो बीटा कैसे बढ़ाओगे? तो डी, या तो डी को डिक्रीज करो, स्लिट के बीच का डिस्टेंस, या वेवलेंथ को इंक्रीज करो, या स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करो। स्टूडेंट क्या बोल रहा है? इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। स्मॉल डी को बढ़ा रहा है वो, तो बीटा तो और डिक्रीज हो जाए, तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है? बीटा को इंक्रीज करना था, तो बीटा को इंक्रीज करने के लिए हमें डी को डिक्रीज करना पड़ेगा, जबकि वो स्टूडेंट डी को इंक्रीज कर रहा है, स्मॉल डी को। बी है ब्राइट फ्रिंजेस आर नॉट वेरी ब्राइट, इंक्रीज द ब्राइटनेस तो मूव्स द सोर्स ऑफ लाइट टुवर्ड्स द स्लिट। ये करेक्ट है, क्योंकि जब किसी भी सोर्स ऑफ लाइट को तुम स्क्रीन के पास लाओगे, ऑब्वियसली बात है, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट is inversely proportional to the square of the distance from the point। जैसे सोर्स ऑफ लाइट है, तो इफ आई ड्रॉ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर ऑल अराउंड इट, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस पॉइंट पे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बिकॉज इसका जो एरिया है स्फीयर का 4 पाई r² होता है। तो जैसे जैसे आर बढ़ाओगे इंटेंसिटी कम होती जाती है, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो ये उसने सही काम किया, उसने डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया। Compare the distance between central and first maxima with the distance between second and the third maxima। तो मैंने तुम्हें बताया था डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव मैक्सिमास सेम होती है ना, बीटा के बराबर, और कंसेक्यूटिव मिनिमा भी सेम होती है। तो ये क्या बोल रहा है स्टूडेंट? ये तो बता रहा है इक्वल, नॉन इक्वल बता रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और टू कंसेक्यूटिव डार्क इक्वल होती है, ठीक है? ये था इसका आंसर। अब हम असाइनमेंट के क्वेश्चन करेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फोर्टी थ्री करो, क्वेश्चन नंबर 43।
तुम लोग के बोर्ड प्रैक्टिकल्स कब है? मंडे से वाइवा प्रैक्टिकल शुरू है। बोर्ड का? हाँ जी। अच्छा। तो क्या करना है, क्लास 2 हफ्ते के लिए नहीं कर दूं क्या, कि छोटी कर दूं? आता 1 आवर की कर दें क्लास? आरव, तुम लोग करोगे अटेंड क्लासेस? सर मैं तो करूँगा। मैं तो करूँगी हम्म। क्योंकि प्रैक्टिकल तो सुबह सुबह है। हाँ वो तो वही ना, लेकिन आ ही नहीं रहे लोग बाग। ऑल्दो सर मेरा फिजिक्स प्रैक्टिकल 12 से 3 है। अच्छा। मेरा 8 to 11 है। और हाँ तो या तो ये कर सकते हैं कि क्लास जो है उसको 1 आवर कर देते हैं ना। यस। बिकॉज एकदम बंद, मतलब ब्रेक देने से तो अच्छा है कि शॉर्ट कर देते हैं क्लास, कंटिन्यूस करेंगे रेगुलर क्लासेस. We will guys will be in touch. And once the board practicals are over, then I'll start with the tests again. अनन्या तुम्हारे कब है शुरू? सर 10th Jan के बाद से बोला था। इतना लेट है? यस सर। हम्म. तो 4:30 से 5:30 कर लिया करेंगे क्लासेस, है ना? करो 43rd करो. There are two beams of light of different wavelengths. Find the distance between third bright fringe on the screen from the central bright maxima for the wavelength 6500 angstrom. को कन्वर्ट कर लो मीटर में. डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट कैसे निकालोगे? ब्राइट का फॉर्मूला है एन लैम्डा डी बाई डी. एन की वैल्यू 3 दे रखी है यहाँ पे. तो 3 × 65 × 10⁻⁸. डी कितना दे रखा है क्वेश्चन में? कैपिटल डी इज 120 सेंटीमीटर, दैट इज 1.2 मीटर. स्मॉल डी हमेशा छोटा होगा, 2 मिलीमीटर. मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लो मीटर में. So that is the distance of third bright from the central bright fringe. कितना आ रहा है? सर 1.17 इंटू 10⁻³ मीटर्स. 1.8 × 65 × 10⁻⁵ मीटर. यस तो 1.8 को 65 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है? सर 117. वन 1.17 into 10⁻³ तो उसको अगर मिलीमीटर में करोगे तो 1.17 मिलीमीटर आ गया.
So distance of the third bright from the center ये आ गई. नेक्स्ट पार्ट करो उसका. What is the least distance from the central maxima where the bright fringes due to both the wavelengths coincide? बिकॉज दोनों का वेवलेंथ अलग अलग है ना, तो दोनों की फ्रिंज विड्थ अलग अलग होगी, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पे दे विल कोइंसाइड. तो सबसे पहले किस डिस्टेंस पे वो कोइंसाइड करना है वो बताना है. तुम कर लो, कैसे करोगे. द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फ्रिंज where the bright fringes from the tube coincide. इसके लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा. सपोज nth bright of lambda 1 6500 angstrom coincide with mth bright of lambda 2 equal to 5200 angstrom. और फिर दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वेट कर दो, और फिर एम एन की वैल्यू निकाल लो मिनिमम जो इसको सेटिस्फाई कर रही है. करो. फाइंड इक्वेट द डिस्टेंस ऑफ mth and nth bright from center and find integer value for m and n. m और n दोनों इंटीजर होने चाहिए. क्या आ रहा है. शनाया किया. नहीं, एक सेकंड. ये तो क्वेश्चन में तुम्हें टेस्ट में भी दिया था. दोनों के डिस्टेंस सेंटर से इक्वेट करो ना, फिर देखो कि एम और एन की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, इसको ये सेटिस्फाई करेंगे. आराधिक किया. n by m 52 by 65. वो तो कटेगा नहीं क्या. फोर बाय फाइव. nth ब्राइट फॉर 6500 कितना हो जाएगा. n लैम्डा की जगह 6500 एंगस्ट्रॉन्ग तो कट ही जाएगा, -10 लिख देता. फिर d भी कट जाएगा, स्मॉल d भी कट जाएगा दोनों साइड से.
and this is mth. D by small d. तो n by m is equal to 52 by 65. 4 by 5 आ गया. 4 and 5 are co-prime of each other. तो 4 by 5 भी हो सकता है, 8 by 10 भी हो सकता है ना, 12 by 15 भी हो सकता है, एंड सो ऑन. कई बार कोइंसाइड करेंगे वो, लेकिन सबसे पहली बार जो कोइंसाइड करेंगे उसमें n क्या होगा, 4, और m हो जाएगा 5. दोनों से सेम आंसर आएगा. अब तुम्हें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट निकाल दो इसके लिए. λ1 के लिए n को 4 लेके डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट निकालो. तो फोर्थ ब्राइट कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा डी बाई डी. कर लो. So this will be the minimum distance where they will coincide. इसका फोर्थ और उसका फिफ्थ दोनों coincide करेंगे. क्या आ रहा है देखो डिस्टेंस. हो गया. 1.56 ऐसा कुछ आ रहा है. क्या यूनिट तो होगी कुछ, किलोमीटर, मिली किलोग्राम, डिग्री सेल्सियस, मिलीमीटर. एम्पियर. डी था 1.2 मीटर, स्मॉल डी कितना था, 2 इंटू 10 की पावर -3. 130 इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर -5, और 1.3 इंटू 1.2 मिलीमीटर. कितना होगा ये, 1.56 मिलीमीटर. कितना. 1.56 मिलीमीटर. हम्म, ये इसका आंसर है. क्वेश्चन 53 और 54 करो. क्वेश्चन 53, 54.
सर 53 में आई थिंक सेंटेंस कट ऑफ हो गया लास्ट में मेरे असाइनमेंट में। 53 in Young's double experiment, the width of the fringes obtained with the light of wavelength 6000 angstrom is 2 mm. Calculate the fringe width if the entire apparatus is immersed in liquid of refractive index 4/3. ओके सर। Refractive index का 4/3 है। तो मैंने इसका एक फॉर्मूला दिया था ना, रेडीमेड फॉर्मूला। सर तो 2/4/3 हो जाएगा। बीटा दे रखा है 2 मिलीमीटर, तो बीटा डैश विल बी बीटा बाय म्यू 2 mm/4/3। सो बीटा डैश कितना हो गया 6/4, 1.5 millimeter. So it will be 1.5 millimeter. Next 54 देखो। In Young's double slit experiment, 3 lights of blue, yellow, and red color are used successively. The fringes with the maximum will be maximum for which color and why? रेड बिकॉज वेवलेंथ सबसे ज्यादा। Red color का wavelength will be red से कम येलो का होगा, येलो से कम ब्लू का होगा, है ना। एंड फ्रिंज विड्थ में फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी। सो फ्रिंज विड्थ में एज यू कैन सी इट इज lambda d by d. Beta is directly proportional to lambda. रेड कलर की फ्रिंजेस सबसे ज्यादा विड्थ की होंगी। लीस्ट विल बी ब्लू और वॉयलेट कलर। रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन हो गए तुम लोगों से, कर लिए थे। हाँ जी सर। हेलो सर, एक एमसीक्यू था। कौन सा? सर मैं एक बार आपको बता देता हूँ। क्रिटिकल एंगल वाला। यस सर, वही वाला। If critical angle of glass air pair is c by 2 is theta 1 and that of water air pair is theta 2, which water glass pair will be lie in between theta 1 theta 2। तो इसका तुम फॉर्मूला लगा लो सीधा सीधा। साइन थीटा, बिकॉज फॉर्मूला ये है ना, साइन सी इक्वल टू 1/μ ऑफ डेंसर एंड 1/μ ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, ये फॉर्मूला होता है। तो या तो इसको ऐसे याद कर लो, म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर। तो थीटा 1 कब है? थीटा 1 है ग्लास एयर पेयर में, तो एयर का तो 1 होता है, और ये ग्लास हो जाएगा। तो दूसरा क्या है? वाटर एयर पेयर का भी दे रखा है तुम्हें, साइन थीटा 2। वाटर एयर का 1 हो गया, वापस ये वाटर का हो गया। तो बेसिकली देखा जाए तो थीटा जो है ना, क्रिटिकल एंगल, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है। जितना म्यू ज्यादा होगा उतना ही थीटा सी छोटा हो जाता है, एंड वाइस वर्सा।
अब उसने पूछा है कि भाई रीजन असर्शन है दैट इफ यू टेक ग्लास वाटर पेयर, तो ग्लास वाटर पेयर अगर लोगे तो ग्लास और वाटर में किसका कम होता है, रेयर कौन सा का, वाटर का होगा, है ना। वाटर ऊपर आएगा और ग्लास नीचे आएगा। देखा जाए तो ये हो गया 1/1.5, दिस इज 1/1.3, एंड दिस इज 1.3 डिवाइड बाय 1.5। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी नजर आ रही है तुम्हें, ये वाली, है ना। यस। θ1 वुड बी द लीस्ट। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, या तो डिवाइड करके देख लो इसको। ये कितना आएगा, 13/15 कितना हो गया, 0.8 समथिंग। हाँ जी सर। थीटा सबसे बड़ा आएगा। तो सर इन बिटवीन नहीं हुआ ना फिर? नहीं, इन बिटवीन नहीं हुआ ये। ठीक सर। ये था इसका, तो मतलब इसका जो असर्शन है वो गलत है। सर रीजन? रीजन की क्वेश्चन कहाँ चला गया। हम्म रीजन है मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर इफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर। ये तो कोई मत, इससे कोई रिलेशन ही नहीं है इसका, ये तो करेक्ट तो है वैसे, हाँ सर। ये तो ठीक। करेक्ट है, बट तो सी होगा ना आंसर। हाँ हाँ हाँ, राइट, सी था ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे। तब तक रिवाइज कर लो, क्वेश्चंस कर लेना और इसके। वेडनेसडे आप 1 घंटे का रखोगे या फिर 1.5? वो थोड़ा बीच में रख लेते हैं, 1 घंटे बहुत छोटी हो जाती है, 1 hour 15 minute रख लेते हैं, है ना। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।